Now, can you see this slide, please? Yes, sir. Okay. Will it change हुई क्या? Yes, sir. हुई. Thank you. चलिए फिर से वही स्टोरी शुरू करते हैं. Okay, sir. Whatever we discussed, I think the slides were not visible. तो वापस से वही शुरू किया जाए. And I hope you can you see that it's in recording mode. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, so what I was trying to convey that इस वाले क्लास में हम लोग बहुत सिंपल से टर्म्स को डिस्कस करेंगे. एब्सॉर्प्शन, spontaneous emission, stimulated emission, what is known as the population inversion. उसके बाद क्या लेजर ऑसिलेटर्स क्या होते हैं और लेजिंग के लिए क्या थ्रेशोल्ड होता है और कैसे लेजर स्टार्ट होते हैं. सो दीज वर द टॉपिक्स वी वर डिस्कसिंग. और जैसा कि मैंने आप सभी को पता है, लेजर simply means light amplification by stimulated emission of radiation. All of you know that. और इस कोर्स के लिए अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर से एक या इन दो बुक्स में से किसी एक को देख लीजिएगा. एक है घटक और त्यागराजन की लेजर फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस एंड द अदर बीइंग बाय स्वेल्टो प्रिंसिपल ऑफ लेजर्स. टाइमलाइन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. आई डोंट थिंक वी नीड टू गो थ्रू इट अगेन. इट्स आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शो यू कैसे पहले मेजर्स आए, माइक्रोवेव एप्लीकेशन आया, उसके बाद में लेजर्स पे आया, लाइट पे. तो 1960 से शुरू हुआ. बहुत सारे लेजर्स इन्वेंट हुए एंड द लास्ट वन बिकेम द ब्लू कलर गैलियम नाइट्राइड. और बड़े सारे, ये मैंने सिर्फ 1964 के बाद, लेजर के बाद से दिए हुए हैं. एंड द लिस्ट इज इवन एग्जॉस्टिव. इसमें 15 लोग 15 नोबेल प्राइज दिए हुए हैं. बट आई थिंक देयर आर मोर देन 2 डजन और सो. सब जो ऑप्टिक्स की पहले की थ्योरीज हैं, मेजर्स हैं, उन पे भी दी. तो जैसा मैंने पहले कहा था कि स्टार्टिंग विद द रेडिएशन, वी ऑल नो, डोंट नीड टू गो थ्रू इट अगेन. देन वी टॉक्ड अबाउट एब्सॉर्प्शन. और रियली सॉरी आप लोग देख नहीं पाए what I was saying. These slides basically simply again I spent few minutes on this. आपका कोई रेडिएशन आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो इस एटम से या इस मटेरियल से इंटरेक्ट करता है. और अगर उसकी एनर्जी, इस रेडिएशन की एनर्जी किसी दो लेवल्स के बीच के एनर्जी डिफरेंस को करस्पॉन्ड करती है. if the F becomes F12 becomes equal to E2 minus E2 divided by H, in that case this atom will absorb, this material will absorb this energy, this radiation, and will go to the higher energy level or higher energy state. So this is what we simply know as the absorption process. उसको अगर देखें कि क्या होता है एब्सॉर्प्शन से. एब्सॉर्प्शन से बेसिकली ये होता है कि आपकी जो इंटेंसिटी, अगर हम मान के चलें कि एक सोर्स था जिसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट थी लेकिन फ्रीक्वेंसी हम वेरी कर सकते थे, और ये कोई एब्जॉर्बिंग मटेरियल है यहाँ पे, उसके थ्रू अगर ये लाइट पास होगी और उसके अक्रॉस हम एक डिटेक्टर लगा के देखें कि इंटेंसिटी कितनी आ रही है, तो अगर कोई एब्सॉर्प्शन नहीं होता था तो हर फ्रीक्वेंसी पर हमको एक फ्लैट लाइन आनी चाहिए थी, जो यहाँ नहीं दिखाई गई है. लेकिन अगर इस मटेरियल पे कोई ऐसा एनर्जी लेवल है जिस पर कि ये एब्सॉर्प्शन होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन लेवल 1 एंड लेवल 2, एक F12 के करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट एब्सॉर्प्शन होगा और उसका एक सर्टेन विड्थ भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो जो हमारी ये जो एनर्जी स्टेट है उसकी विड्थ क्या है. तो दैट इज हाउ वी नो एज द एब्सॉर्प्शन. कि एब्सॉर्प्शन में हमारी कुछ इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी क्योंकि ये जो एब्जॉर्ब इंटेंसिटी है ये एटम्स ने ग्राउंड स्टेट पे एब्जॉर्ब करी, और द नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज. Some of the photons, they were they transferred their energy to these atoms to go to the higher energy state. Then the spontaneous emission. Spontaneous, as the word says, कि immediately जो higher energy state के atoms या electrons हैं वो नीचे आएंगे और वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करेंगे in any direction. It can go in terms of a light, और बिना लाइट के भी हो सकता है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन. Then the final we talked about the stimulated emission. ऐसे केस में अगर आपके पास एक एटम या इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी स्टेट पर है, उसके पास मान के चलिए हाइपोथेटिकली nowhere to go, जब ये लाइट आ रही है, it can absorb, or what it does, the photon stimulates this atom or this electron to come down to the ground state and release the energy corresponding to this F12.
तो ऐसी स्थिति में आपके दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम है, दे विल प्रोपोगेट इन द सेम डायरेक्शन, दे विल बी फेज सिंक्रोनाइज्ड। तो ऐसे इमिशन को हम लोग कहते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। और इसके लिए भी अगर आप स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है तो जैसा पहले एब्सॉर्प्शन के केस में हुआ था कि इंटेंसिटी कम हो गई थी, अगर ऐसा होता है, हमने तो एक ही फोटोन भेजा था और आगे मान लिया निकल के हमको 2 मिले या 3 मिले, दैट मीन्स बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ दिस इनकमिंग रेडिएशन। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास ये इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व अगर वैसे ही मेजरमेंट करें जैसा पहले किया था, तो अगर कांस्टेंट इंटेंसिटी का एक सोर्स था एट ऑल द फ्रीक्वेंसीज, तो ऐसी स्थिति में एक मटेरियल बीच में जिसके हमने किसके थ्रू पास किया उसको, एक ऐसे सिस्टम या ऐसे मटेरियल सिस्टम के अक्रॉस जिसमें कि स्टिमुलेटेड इमिशन होने की पॉसिबिलिटी थी, तो वैसी स्थिति में हमारा जो आउटपुट रेडिएशन मिलेगा दैट विल हैव इंक्रीज्ड इंटेंसिटी एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जहां पर कि हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन इट टुक प्लेस। तो एब्सॉर्प्शन और स्टिमुलेटेड इमिशन आप देखें तो एक केस में एब्सॉर्प्शन के केस में डिप आता है और स्टिमुलेटेड इमिशन के केस में वी कैन हैव द enhanced intensity in the radiation which is coming out of that particular stimulated that medium. इन स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस इमिशंस को डिफाइन करने के लिए आइंस्टाइन ने सबसे पहले कोफिशिएंट्स कुछ दिए थे, दीज आर नोन एज ए एंड बी कोफिशिएंट्स। ये जो रेट ऑफ, अगर आपके पास में एक एनर्जी डेंसिटी है UW का एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड डी ओमेगा, सो UW TW if that represents that energy density, in that if that falls on this system of material where N1 atoms are in the E1 state and N2 atoms can go into the N2 state. In such a case, ये रेडिएशन अगर ग्राउंड लेवल N1 एटम्स के द्वारा या इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एब्सॉर्ब होगा, उस केस में एब्सॉर्प्शन का जो रेट होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स N1 में एब्सॉर्ब करके आउट ऑफ N1 हाउ मेनी विल गो अप in N2 will be determined by B12, that's a constant, then UW, how much energy is there at that particular energy difference, and N1, how many numbers of atoms or electrons they are in the ground state. तो ऐसे ये आपका absorption rate मिलेगा, where B12 is a constant depending upon these two levels, E1 and E2, उनके बीच में किस तरह का coupling possible है। दूसरा उसका जस्ट अपोजिट है आपका स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन के बीच में के केस में वही चीज होनी है, द रेडिएशन इज कमिंग इंटरैक्टिंग विद द एटम इन द हायर एनर्जी स्टेट, और this radiation, incoming radiation, is interacting with the number of atoms which are in the higher state or second state N2. So N2 multiplied by the incident radiation and the constant of proportionality, they will give us the rate of stimulated transition from level E2 to E1. E2 to E1, not E1, E2 to E1. Whereas in the case of spontaneous emission, किसी भी इंसिडेंट रेडिएशन के होने की जरूरत नहीं है। एक बारी एटम हायर एनर्जी स्टेट पर अगर है और वहां वो ज्यादा देर रुक नहीं सकता, इवन इफ इट इज अ मेटास्टेबल स्टेट, इट विल स्टे फॉर दैट लॉन्गर टाइम, बट आफ्टर दैट इट हैज टू कम डाउन। सो व्हाइल कमिंग डाउन it will emit or it will not emit, but it will lose its energy, the difference between the E2 and E1. In such a case, there is no requirement that some incident radiation or energy density has to be there. इसलिए spontaneous emission का जो transition rate होगा, that will simply depend upon a proportionality constant A21 and N2, the number of atoms which are in the upper state. और इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो हमारे पास एक एब्सॉर्प्शन है जिसमें इंसिडेंट रेडिएशन का इंटरेक्शन है, और N2 लेवल में जो भी E2 लेवल में जो भी N2 एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको नीचे आने के लिए उनके पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि बिना इंसिडेंट रेडिएशन से इंटरेक्शन के सीधा सीधा स्पॉन्टेनियस इमिशन जो भी होगा dN2/dt वो हो जाएगा। दूसरा यह है कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन कीप्स ऑन फॉलिंग एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, ये E2 लेवल पे जो भी N2 एटम्स हैं इनमें से कुछ स्टिमुलेटेड इमिशन अगर दे सकते हैं, in that case this absorption will be balanced by the sum of stimulated emission plus the spontaneous emission. तो ऐसी रेट इक्वेशन अगर आती है, उस रेट इक्वेशन में हम जो हमारे पास ये सिंपल से फैक्ट्स हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कह लीजिए B12 A21 और N1 N2 आर द नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर स्टेट एंड द हायर स्टेट, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी के लिए UW का जो फॉर्मूला आता है वो A21 divided by this N1 upon N2 multiplied by B12 minus B21 is purely mathematics. And if you know from the Boltzmann statistics that N1 upon N2 is given by exponential factor
or the number of atoms they decrease exponentially going to higher energy states. तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास UW का ये इस तरह का एक्सप्रेशन मिल जाना है। और इस एक्सप्रेशन को अगर हम प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूला से कंपेयर करें तो दो चीजें इन्फर होती हैं इससे। एक तो ये कि B12 और B21 दे आर बेसिकली द सेम वन एंड द सेम थिंग, दे आर कॉल्ड द आइंस्टाइन B कोएफिशिएंट्स, और A21 इज कॉल्ड द आइंस्टाइन A कोएफिशिएंट्स। और इन दोनों का आप देख सकते हैं कि A upon B is given by this omega cube N0 cube, where N0 is the reflective index. Then from there we can find out कि हमारा जो स्पॉन्टेनियस वर्सेस स्टिमुलेटेड इमिशन का जो रेट है उसका रेशियो कितना आता है। So number of rate of spontaneous emission is this A21, stimulated is B21, इनका जो रेशियो है that basically is given by this factor। और यहाँ पर ये R हमेशा as long as omega is larger, H cross omega is larger than KT, this is going to be larger than 1. So it is said that most of the part we see the spontaneous emission, we rarely see the stimulated emission. Okay. Another thing which comes from these rate equations is that spontaneous radiation का lifetime, spontaneous radiation का lifetime, क्योंकि ये rate equation हमारे पास है spontaneous emission के केस में rate of change of number of atoms from the N2 are given by this A coefficient multiplied by N2। तो इसको अगर आप dN2 upon N2 करें, इंटीग्रल कर दें तो log N2 upon N0 आ जाएगा, और A12 dt को इंटीग्रेट करेंगे तो A into T। तो अगर इसका डिके हो रहा है तो जिसको हम लोग कहते हैं लाइफ टाइम, बेसिकली व्हाट इज दैट टाइम इन विच दैट पर्टिकुलर नंबर गोज डाउन बाय 1/e, दैट मींस e टू द पावर 1 -1 जब हो जाएगा, व्हाट दैट सिंपली मींस दैट दिस होल फैक्टर a मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल d इज इक्वल टू 1। सो द स्पॉन्टेनियस लाइफ टाइम इज गिवन बाय 1 अपॉन द a कोएफिशिएंट, दैट गिव्स अस द spontaneous life time associated with the spontaneous transition। so एक चीज क्लियर है, एब्सॉर्प्शन के केस में जब भी इंसिडेंट रेडिएशन होगा किसी मटेरियल पे, उसका एब्सॉर्प्शन होगा तो आपको उससे बाहर जो लाइट मिलेगी दैट विल बी वीकर। एंड इन अदर वर्ड्स, जब भी N1 इज ग्रेटर देन N2 देयर इज गोइंग टू बी नेट एब्सॉर्प्शन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमने एक हाइपोथेटिकल केस लिया था कि ऊपर में एक एटम है या एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कहीं जाने को नहीं है और नीचे में कोई नहीं है, तो देयर वाज वन इन द अपर लेवल, सेकंड लेवल एंड नथिंग वाज इन द ग्राउंड लेवल। तो ऐसी सिचुएशन में ही स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, और ऐसी स्थिति अगर होती है, स्टिमुलेटेड इमिशन होता है का मतलब ये होगा हमको नेट गेन या कह लीजिए हमारा जो इंटेंसिटी है दैट इनहैंसेस। सो दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज essential for to have a gain or to have a stimulated emission. So the essential for having a stimulated emission or to have a gain from a medium or any material is to have the population inversion. इसका मतलब number of atoms in the higher level should be larger than the number of atoms in the lower level, तभी हमारे पास stimulated emission होगा। Now if you look at the normal Boltzmann distribution, which gives us the exponential decay of number of atoms as you increase the energy, as you increase the energy or you go to the higher energy levels. So in general, ground level पे सबसे ज्यादा electrons होंगे या atoms scale, आप जो भी कहना चाहो, then you go to higher energy levels, you will have less number of electrons or atoms, keep on going to the higher states, exponentially there will be a decay. But we are saying here कि लेजिंग होने के लिए या स्टिमुलेटेड, नॉट लेजिंग, स्टिमुलेटेड इमिशन होने के लिए हमको N2 हैज टू बी ग्रेटर देन N1। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी हियर कि ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां पे ग्राउंड लेवल पे तो कम हो, उसके ऊपर में ज्यादा हो, या ग्राउंड पे ज्यादा हो, उसके ऊपर में कम हो, उसके ऊपर में और ज्यादा हो। बेसिकली रिक्वायरमेंट ये है कि हायर लेवल पे ज्यादा एटम्स हो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो एज कंपेयर टू द लोअर लेवल। So that basically what is also referred as to have a negative temperature। इसका क्या मतलब हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर में तो अगर नॉर्मल की बात करें, प्लस टेम्परेचर की बात करें, तो हमेशा हायर लेवल्स पे कम ही एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट, या दूसरे शब्दों में हायर स्टेट पे कम होंगे, लोअर स्टेट पे ज्यादा होंगे। बट व्हाट वी डिमांड फॉर व्हाट दिस गेन और दिस स्टिमुलेटेड इमिशन डिमांड्स कि हायर पे ज्यादा हो और नीचे में कम हो। तो इट्स बेसिकली
This also is referred as to have a negative temperature in case of the population inversion. So how to create that? पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्रिएट करने के लिए जो भी मैकेनिज्म होता है, दैट इज नोन एज द पंपिंग. A mechanism of sending more atoms to upper or higher energy levels to obtain population inversion is known as the pumping. There are various kinds of pumping. बाद में और डिटेल में जाएंगे. There could be electrical pumping, there could be optical pumping, atom collision, chemical, electric current injection, and so on and so forth. तो अभी तक क्या हुआ है? We have simply talked about what is absorption. Our interest is stimulated emission, and in stimulated emission it is essential that there should be a population inversion. Does it mean that having population inversion or having a stimulated emission we get a laser output? That's just a question. You will get the answer in say a few minutes. Now think of an oscillator. Why? Because we want to have some understanding of. We have heard about many electrical amplifiers, voltage amplifier, power amplifier, everything like that. So उसके comparison में what is meant by this optical amplifier? What is a laser oscillator? उसको समझने के लिए let us have some oscillator. I don't want to go through what is inside this. That's why it's a black box written here. कोई ऑसिलेटर हम किसको समझते हैं कि कोई एक डिवाइस है जिससे हमको एक वेव फॉर्म मिल रहा है, एंड दिस वेव फॉर्म इज continuous and continuous. If the oscillator is on, as long as it is on, we are going to have some waveform which is being generated by that circuit, and that is continuous. This is how we visualize an oscillator. तो अगर ऐसा कोई ऑसिलेटर होता है जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का एक वेवफॉर्म जनरेट करे और इट इज एक्सटेंडिंग ऑल द वे एट एवरी टाइम, तो ये टाइम डोमेन में आप देख रहे हैं, टाइम डोमेन में एट एवरी आफ्टर सर्टेन पीरियोडिसिटी व्हाटएवर इट इज, और या कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ले लीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है कि किसी भी ऑसिलेटर से हमको कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑल द टाइम मिल रहा है. और यही चीज को अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो क्या होगा? बेसिकली हम लोगों के पास में जिस भी फ्रीक्वेंसी पर ये जिस एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है उस फ्रीक्वेंसी पर एक पीक होगी और उसका हाइट जो होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द एम्पलीट्यूड इटसेल्फ. आप में से जो लोगों ने भी फूरियर ट्रांसफॉर्म को समझा है, फॉर देम आई थिंक इट इज द इजीएस्ट वन दैट इफ यू हैव, आपके पास कोई कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का कोई सिग्नल है, या लेट्स से xt इज इक्वल टू a, तो आपको सबको ये पता है कि उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डिराक डेल्टा फंक्शन होता है, या डिराक डेल्टा फंक्शन का फोरियर पेयर कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है. तो वैसे अगर आप मान के चलें, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई ऑसिलेटर है, इस तरह के ऑसिलेटर के लिए जिसका एम्पलीट्यूड हर समय एट एवरी टाइम इज फिक्स्ड इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ वेरी वेरी मिनिमम इस डेल्टा एफ, जो इसका कुछ तो विड्थ होगी, जीरो विड्थ तो नहीं होगी, दिस इज अ प्रैक्टिकल सिग्नल, जीरो विड्थ नहीं होगी, बट उसकी कुछ तो भी विड्थ होगी, बट दैट विड्थ विल बी वेरी स्मॉल. नाउ कम टू द, नाउ इस तरह का कोई भी ऑसिलेटर होता नहीं है अनलेस देयर इज सम फीडबैक. क्यों? आप सिंपल पेंडुलम की बात कर लीजिए. सिंपलेस्ट अगर हम एक ऑसिलेटर की बात करें, हमने किसी एम्पलीट्यूड से इसको ऑसिलेट करवाया और कुछ समय के बाद में इसका जो एम्पलीट्यूड होगा इट विल स्टार्ट डिकेइंग बिकॉज ऑफ मेनी द फ्रिक्शन ड्यू टू एयर और दिस एनी कुछ पिवट पे भी अगर कुछ फ्रिक्शन है उसकी वजह से भी अल्टीमेटली दिस एम्पलीट्यूड एनवेलप इज गोइंग टू गो डाउन एक्सपोनेंशियली एंड इट विल गो स्टॉप आफ्टर सर्टेन टाइम. तो एक नॉर्मल ऑसिलेटर ऐसा ही काम करता है. आपने एक बार ऑसिलेट करवाया, उसके बाद में काफी समय के बाद या कम या ज्यादा समय कुछ भी हो, इट इज गोइंग टू गो टू अ स्टॉप. यहां पर जब ये एक्सपोनेंशियल डिके होगा, वी सर्टेनली आर द फ्रीक्वेंसी वगैरह ये सब तो हम सबको पता है क्या होता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी. तो इसका जो डिके हो रहा है, तो इसका अगर मैं टाइम कांस्टेंट देखूं, वो टाइम जिसमें कि ये एम्पलीट्यूड घट करके 1/e रह जा रहा है, तो वो टाइम होने वाला है यहाँ पे कितना?
let's say if that is tau, if that is tau, that's a time constant, तो इस tau के corresponding इस तरह के decay का एक कुछ ना कुछ तो width होगा, तो that width is inversely proportional to इसका जो time constant है, the spectral width is always inversely proportional to the spectral width. इसके पहले में क्या था, it was not decaying, it was keeping constant, it was keeping constant. That means what? It was constant, it was not decaying at all. That means this tau was almost infinite. उस केस में डेल्टा एफ वाज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, बहुत ही शार्प लाइन थी उसकी, लेकिन प्रैक्टिक वो दैट वाज नॉट प्रैक्टिकल ऑसिलेटर, नो ऑसिलेटर कैन ऑसिलेट फॉर इनफाइनाइट टाइम. अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकली ऐसा है, जब जिस हिसाब से आपका डिके हो रहा है, जितना आपका टाइम कांस्टेंट है, उसी हिसाब से आपका एक स्पेक्ट्रल विड्थ मिलेगा. यही नहीं, और भी जिस तरह के हम ऑसिलेटर्स देख सकते हैं, इन सब में each and every one of them there is some decay with time, and with that every of these oscillators are going to have certain spectral width in frequency domain. एक तरीका है, जैसे मैंने कहा था फीडबैक जैसा कुछ हो, अगर आपका ये टाइम कांस्टेंट देखिए, डिके टाइम अगर घट जाता है, आपका ये बढ़ जाता है, यहाँ पे आपका पिछले एक्सपोनेंशियल से ये एक्सपोनेंशियल डिके थोड़ा सा कम है, अगर आपका टाउ बढ़ता है, टाइम कांस्टेंट बढ़ता है, तो आपका स्पेक्ट्रल विड्थ 1 टाउ दैट्स गोइंग टू गो डाउन, ये कम हो गया. अब अगर यहाँ पर ऐसी कोई युक्ति की कर दी जाए कि इसका एम्पलीट्यूड को हम घटने ही ना दें, that all the time if there is some external force which is keeping the amplitude constant regardless of the friction in the air, और यहाँ पिवट पे जो भी कुछ था, जहां भी फ्रिक्शन है, वो उसके बावजूद भी अगर कुछ ऐसा हो सकता है, हम इस ऑसिलेशंस को अगर सस्टेन कर सकते हैं, वी कैन मेक दिस टाउ, देयर इज नो डीके फॉर एग्जांपल, अगर इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ये डीके को मिनिमाइज कर सकते हैं, देन वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी शार्प स्पेक्ट्रल विड्थ और वेरी नैरो स्पेक्ट्रल विड्थ फॉर दिस काइंड ऑफ एन ऑसिलेटर. सो ये सब दिखाने के पीछे प्रयोजन एक ही है कि टू हैव द सस्टेन्ड ऑसिलेशंस द लॉसेज हैव टू बी कंपनसेटेड. अगर आप लॉसेज को कंपनसेट कर सकते हो तो आपका डिके कम होगा, अगर डिके कम होगा तो आपका स्पेक्ट्रल विड्थ शार्प होगी, दैट्स वन. और यही केस, यही चीज कैसे हम ऑप्टिकल ऑसिलेटर में लागू कर सकते हैं. ऑप्टिकल ऑसिलेटर जो है इज बेसिकली नोन एज अ रेजोनेटर, फेवरिपेरेट रेजोनेटर. मान लीजिए सिंपलेस्ट होता है, दो पैरेलल मिरर्स हैं, इनके बीच में आपका एक फोटोन लेट्स से. अभी होगा क्या, ये ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अगर ये बेसिकली क्या दिखा रहा है हमको, ये इस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा किस तरह से वो जो ऑसिलेटर था जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड डिके हो रहा है, उसको हम ना डिके होने दें, उसके लिए ये हो रहा है. टू एंड फ्रो मूवमेंट जब इसमें होगा तो ये जो लॉसेज होंगे उसको कंपनसेट कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ द गेन मीडियम. तो अगर इस पर आते हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर दो मिरर्स हैं M1 एंड M2 और इनके बीच की सेपरेशन अगर L है, so that one round trip is going to be 2L. So as long as this 2L दोगुना इस लंबाई का जिस भी वेवलेंथ के लिए ये फुलफिल होता है, जैसे पहला अगर केस ले लें, सो लोएस्ट पॉसिबिलिटी यहाँ पर है 2L बराबर होगा लैम्डा 1 के, किसी एक लैम्डा के. मान लीजिए आधा लैम्डा इधर गया, आधा वापस आ गया, तो दिस मेक्स ए कंप्लीट साइकिल. तो दिस इज अ मिनिमम. देन this 2L could be equal to any q lambda. और दूसरा कह दें तो इस केस में अगर ये होता है 2L equal to lambda 1, my L is equal to lambda 1 upon 2. If you convert this lambda into frequency, we get F1 equal to C upon 2L. तो इस केस में मान लीजिए F1 is equal to C upon 2L. हमने एक वेवलेंथ ली है which is equal to 2 times the lambda. Now think of another case. इस केस में क्या हो रहा है, this 2L is equal to 1 lambda is this complete. If you look at this the cursor, this is 1 lambda complete and this is coming back 1 lambda complete. So in this case 2L is equal to 2 lambda. So if I mark this as 2, so 2 times of lambda 2 is equal to 2L. Convert that into frequency, you get F2 is equal to 2 times C upon 2L. So the first mode which was there, which had the lambda equal to 2 times the length, यानी कि back and forth journey, उस केस में F1 आया था C upon 2L. So we had C upon 2L with certain width. Now if we have another lambda
which is 2 lambda is equal to 2L. We have another peak or another spectral pattern which is as F2 is equal to 2 times C upon 2L. पहला वाला C upon 2L पे था, दूसरा वाला 2C upon 2L पे है, इसका मतलब C upon 2L इनके बीच की स्पेसिंग है. मूव फर्दर, तीसरे केस के लिए भी बात करें, when 2L becomes equal to 3 times lambda, that corresponding frequency F3 is equal to 3 times C upon 2L. ये और अगर जनरलाइज कर दें, QH मोड 1 2 3 छोड़ के अगर Q पे जाएं तो Q times lambda Q should be equal to 2L. That is the smallest possible lambda in this case. तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी Q times C upon 2L, मींस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड द C upon 2L मल्टीप्लाइड बाय Q. ये जो अब आपको मिला F1, F2, F3, F4 all the way up to FQ, all these spectra or the are separated from one another by C upon 2L. तो इस कैविटी के अंदर में इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज बेसिकली दे कैन बाउंस बैक एंड कम बैक without they fulfill the condition of the being multiplicity of the wavelength. तो ऐसे केस में इन जनरल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मोड्स इस ऑसिलेटर के अंदर में, दिस कैविटी रेजोनेटर के अंदर में बहुत सारे मोड्स दे आर ट्रेवलिंग बैक एंड फोर्थ. और ये सिंपल सा एक एग्जांपल है कि अगर 100 सेंटीमीटर लेंथ अगर ले ली जाए कैविटी की और वेवलेंथ ले ली जाए 0.5 माइक्रोमीटर या कह लीजिए इसको आपका कितना हो गया 500 नैनोमीटर, उसके लिए कितने मोड्स ऑसिलेट कर सकते हैं इस 100 सेंटीमीटर में? 4 into 10 to the power 6. There are so many modes that can oscillate. तो एक ऑप्टिकल ऑसिलेटर बनाने के लिए पहली रिक्वायरमेंट हमारी है कि ये जो हमारा रेजोनेटर है इसमें लॉसेज कम होनी चाहिए, और दूसरा जैसा पहले भी कहा कि देयर शुड बी सम वे टू ओवरकम द लॉसेज टू हैव द सस्टेन ऑसिलेशंस. वहां पर आता है आपका जो लेजिंग मटेरियल है उसका काम आता है. एम्पलीफाई अब देखिए हो क्या रहा है, अगर आपके पास मान लीजिए ये कुछ नहीं था, बीच का कोई मीडियम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपने एक स्टिमुलेटेड इमिशन करके भी छोड़ अगर इसमें दिया तो दैट स्टिमुलेटेड इमिशन इज गोइंग टू गो बैक एंड फोर्थ कपल ऑफ राउंड्स एंड दिस इज गोइंग टू गो डिके. उसका डिके होना पक्का है जैसे और ऑसिलेशंस में हो रहा था. अब जरूरत किस बात की है, हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन हो और वो स्टिमुलेटेड इमिशन टाइम के साथ में घटे भी नहीं, बढ़े. इफ बढ़े का मतलब एटलीस्ट सस्टेन रहे, तभी जाके हमारे पास में एक कंसिस्टेंट आउटपुट या लेजिंग पॉसिबल है. तो ये जो आप ऑप्टिकल रेजोनेटर आपने देखा, दिस एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर फॉर अ लेजिंग मटेरियल और यू कैन से द लेजिंग मीडियम व्हिच यू सी हियर एज अ ब्लॉक इन द मिडिल. अब क्या होगा, इस रेजोनेटर के करस्पॉन्डिंग ये जो रेजोनेटर आपने देखा था जिसकी लंबाई L थी और 2L को हमने कहा था दैट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, उसके केस में क्या होगा, बहुत सारे आपको C/2L से सेपरेटेड मोड्स आपको दिखेंगे. ऑल मोड्स आर सेपरेटेड बाय C स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ द कैविटी. बट दिस मटेरियल जो गेन मीडियम हमारा है, इसका भी कोई गेन प्रोफाइल होगा. तो वो गेन प्रोफाइल जिस भी मोड को एम्पलीफाई करेगा या जिसके लिए गेन बना देगा, जिसको एनहांस करेगा, वही मोड एम्पलीफाई होगा, वही मोड सस्टेन होगा और वही मोड के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का हमको लेजर आउटपुट मिलेगा. लेट्स से इस केस में ये जो मोड है FQ मोड, ये पर्टिकुलर कोई भी एक मोड है, इस पर अगर ये गेन कर्व किसका, मीडियम का, ये किसके हैं, ये C/2L से सेपरेटेड मोड्स किसके हैं, ये इस फेब्रीफेरेट या कह लीजिए रेजोनेटर के हैं. अनलेस दे आर एम्पलीफाइड बाय द गेन मीडियम जिसको हम लेजर मीडियम कहते हैं या लेजर मटेरियल कहते हैं, जब तक वो उससे एम्पलीफाई नहीं होगा तब तक का लेजिंग नहीं होगी. So this acts as an amplifier of that radiation. Then this resonator also, जिसको हमने यहाँ पर अभी तक का प्लेन मिरर कहा फेब्रीफेरेट, ये भी कई तरह के होते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि ये स्टेबल रेजोनेटर होना चाहिए. जो भी रेजोनेटर हमारे पास में है दैट हैज टू बी स्टेबल रेजोनेटर. व्हाट स्टेबल रेजोनेटर मींस, इट शुड नॉट बी लीकी, इट शुड नॉट हैव लॉसेज ऑफ इट्स ओन,
रिफ्लेक्शन लॉसेज हों या किसी तरह से लाइट को बाहर कर दे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो पैरेलल आपके पास मिरर्स हैं, लाइट इज कमिंग बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, नथिंग इज गोइंग आउट। सिमिलरली हियर आल्सो इस कंसेंट्रिक कैविटी में, इसमें भी लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, देयर इज नथिंग व्हिच इज गोइंग आउट। So there are many other such kind of cavities. This concentric, there is a confocal, or there are many kind of this, जिसमें से लाइट जो है वो अंदर आ रही है, जो अंदर की जो लाइट है वो अंदर ही ट्रेवल कर रही है, इट इज नॉट गोइंग आउट फ्रॉम द एनी साइड्स ऑफ द मिरर। whereas in this case उनको कहते हैं स्टेबल रेजोनेटर्स। उन रेजोनेटर्स में जहां पे लाइट आपस में बैक एंड फोर्थ होते हुए बाहर निकल जाती है, इनको कहा जाता है अनस्टेबल रेजोनेटर्स। दैट यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज डायग्राम्स कि कैसे कैसे सरफेसेस पे लाइट बाहर जाएगी। देयर आर सम एग्जांपल्स इस तरह के जो रेजोनेटर्स हैं जहां पे लाइट बाउंस होकर के जब वापस नहीं आती है, बाहर निकल जाती है, इन सबों को हम कहेंगे ऑप्टिकल अनस्टेबल रेजोनेटर्स। एक और केस आता है जहां पर वैसे तो ये रेजोनेटर स्टेबल रहता है, लेकिन अगर आप मिरर्स के बीच की दूरी को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब फिर वो जो रेडिएशन है एक मिरर से टकरा के वापस उस तक पूरे के पूरे नहीं पहुंच पाते हैं। तो वहां पर एक कंडीशन होती है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ बिटवीन दीज टू मिरर्स एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दीज टू मिरर्स। वो ये कंडीशन आती है कि ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो आपका resonator stable hoga, otherwise it will not be a stable resonator. So what we need is to have a stable resonator. Stable resonator का मतलब जो भी रेडिएशन या जो भी स्टिमुलेटेड इमिशन हमारे उस रेजोनेटर के बीच में होंगे वो अपनी तरफ से कहीं लीक नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो उन्हीं का लॉस होगा तो जो हमारा जो स्टेबिलिटी रेजोनेटर की नहीं होगी, तो हमारा जो 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 लेजिंग मटेरियल में से जो जो भी रेडिएशन आ रहे हैं दैट विल नॉट बी एम्प्लीफाइड मे बी टू द एक्सटेंट to have a stable laser output. Then comes one more thing कि अब कितना गेन चाहिए। हमने कहा चले ठीक है, हमारे पास एक स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जनरेट करने वाला सिस्टम है जिसको हम लेजिंग मटेरियल कह रहे हैं, और उसमें से जो रेडिएशन आ रहे हैं स्टिमुलेटेड रेडिएशन, अगर हम उनको या फीडबैक नहीं दें या कह लीजिए उनको ठीक से एम्पलीफाई नहीं करें तो वो तो डाई आउट हो जाएंगे। तो उनको एम्पलीफाई करने का मतलब हमारा ये है कि वो एटलीस्ट स्टेबल कैविटी में हो। दूसरा, जिस भी मटेरियल में से वो निकल रहे हैं उनका गेन इतना हो कि जो भी बाकी लॉसेज उस सिस्टम में किसी भी तरह के हो सकते हैं उनको ओवरकम किया जा सके। सो दैट इज वेयर दिस टर्म कम्स, द थ्रेशोल्ड कंडीशन फॉर लेजिंग। इसमें क्या एक सिंपल मैथमेटिक्स है एंड इट्स इजीएस्ट। इफ यू हैव टू रिफ्लेक्टर्स R1 एंड R2, मिरर्स जो हमारे थे M1 एंड M2, इनके बीच की दूरी अगर D है और इसके बीच में हमने रखा हुआ है वो लेजिंग मटेरियल जिसके अंदर एक गेन कोफिशिएंट है गामा और बाकी कुछ एब्सॉर्प्शन भी होगा, मान लीजिए मिरर पे हो या इस मटेरियल के अंदर में हो, तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट या एब्सॉर्प्शन कांस्टेंट वो मान लीजिए अल्फा है। तो अल्फा रिप्रेजेंट्स द लॉसेस, गामा रिप्रेजेंट्स द गेन। अगर ऐसा होता है तो फर्ज कीजिए आपके पास एक स्टिमुलेटेड इमिशन इस जगह पे जनरेट हुआ with intensity I0, that's the initial intensity of that stimulated emission। यहां से ये ट्रेवल किया ऑल द वे टू R2, राइट साइड का जो दूसरा मिरर है, यहां तक अगर ट्रेवल करता है क्या होगा, क्योंकि गेन इस मीडियम का गेन जो हमने पहले कर्व से भी दिखाया था उसका गेन प्रोफाइल मान लीजिए इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या जिस पर ये I0 है उस पर अगर गामा होता है तो this I0 will be amplified by e to the power gamma d, where d is the distance from R this left mirror to the right mirror। एट द सेम टाइम अगर इस मटेरियल के अंदर में कुछ एब्सॉर्प्शन होता है, कुछ और भी तरह के लॉसेज हैं, तो इन टोटल अगर एटेन्यूएशन जो भी हो रहा है अगर वो कोफिशिएंट अल्फा है तो लॉस कितना होगा इस इंटेंसिटी का, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय डी, और अल्फा 1 आई थिंक इट्स रिटन हियर। तो कुल मिला के जब ये I0 इंटेंसिटी का रेडिएशन लेफ्ट मिरर से चला पूरी डी डिस्टेंस चलने तक का, इसका जो हश्र हुआ वो ये हुआ कि amplified, it got amplified by a factor of exponential gamma and there were losses by an exponential factor of alpha 1। So in total I0 exponential gamma minus alpha 1 into D, all right। Then it got reflected from this R2 mirror। ये M2 की रिफ्लेक्टिविटी R2 है, M1 की रिफ्लेक्टिविटी R1 है।
अब यहां से रिफ्लेक्ट होगा बैक, अगर स्टेबल कैविटी है तो क्या होगा, दिस विल कन्वर्ट इट इनटू R2। R2 जो भी हमारा रिफ्लेक्टिविटी 100% है तो 100% रिफ्लेक्ट होगा, अगर 99% है तो 99% रिफ्लेक्ट होगा। सो दिस I0 एक्सपोनेंशियल gamma minus alpha 1 d will now start traveling from this right side mirror to the left side mirror. Again, during this process, during this travel, that will be amplified by exponential gamma d, और attenuation होगा exponential minus alpha 1 into d। तो यहाँ R2 तक पहुंचते पहुंचते तो क्या होगा, this again this whole factor will be multiplied by exponential alpha minus alpha 1 into d। ये जो ऊपर में यहाँ लिखा था यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फैक्टर से ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जब तक ये मिरर 1 M1 तक पहुंचेगा। तो दिस इज गोइंग टू रीच हियर R2 I0 एक्सपोनेंशियल 2 times गामा माइनस अल्फा 1 into d। यहां से भी रिफ्लेक्ट होगा with the reflectivity of R1। तो क्या होगा, this whole intensity becomes now R2 R1 I0 exponential 2 times gamma minus alpha 1 into d। Now what should be there in order to have, जो हमने एक डायग्राम दिखाया था कि एम्पलीट्यूड अगर घटता है तो हमको कुछ ना कुछ उसको फीड मिलना चाहिए सो दैट द एम्पलीट्यूड डज नॉट डिक्रीज। तो यहाँ पर चला गया था I0 और वापस एक राउंड ट्रिप के बाद में R1 R2 I0 एक्सपोनेंशियल 2 टाइम्स गामा माइनस अल्फा 1 into d ये रेडिएशन हुआ है। तो टू हैव अ सस्टेनेबल ऑसिलेशन क्या होना चाहिए, दिस वैल्यू after one round trip of this radiation inside this cavity, this intensity should either be equal to I0 or it should be larger than I0। तभी हम ये कह सकेंगे, तभी हमारा जो ऑसिलेशन होगा इसके बीच में इस कैविटी में दैट विल बी सस्टेनेबल। अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ से 100 फोटोन गए और अगर 50 ही वापस पहुंचे एक राउंड ट्रिप के बाद में, इसका मतलब क्या हुआ, अगले एक राउंड के बाद में 0 हो जाएंगे। सो दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ सस्टेनेबल ऑसिलेशन और देयर इज नो बेसिकली नो लेजिंग विल बी देयर। तो यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि आपका जो गेन है आफ्टर दिस राउंड ट्रिप व्हाटएवर द इंटेंसिटी इज, ये जो गई थी पहले उससे या तो बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। सो इफ यू कैंसिल दिस I0 वी हैव R1 R2 एक्सपोनेंशियल फैक्टर मल्टीप्लाइड शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। इन दैट केस व्हाट कम्स हियर द लेजिंग थ्रेशोल्ड, दैट गामा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कितना गेन होना चाहिए उसमें। लॉसेस तो किसी मटेरियल के हम कम नहीं कर पाएंगे, जिस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है या हम एट द मोस्ट ये रिफ्लेक्टिविटी लॉसेज हैं इनको कंट्रोल किया जा सकता है विद द बेस्ट पॉसिबल वे। बट इफ अ मटेरियल हैज सम सॉर्ट ऑफ अटेन्युएशन इन दैट at that particular frequency, उसको तो चेंज नहीं हो सकता है। So what do we have in our hand, that the gain at least the gain should be equal to or larger than the losses minus 1 upon 2d log ln R1 R2। This equation is known as the Leging threshold। अगर ऐसा गेन उस मीडियम में है तब तो वो सस्टेनेबल ऑसिलेशंस करेगा, that will act as a laser oscillator and you will have a laser output। And let me not go to the cavity lifetime। Now when you say gain, now to have just to give you an idea कि गेन हम कैसा गेन की बात कर रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे थे पिछले कि गेन शुड बी मच मच लार्जर देन इक्वल टू दिस, तो ऐसा नहीं कि गेन बहुत ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा नंबर चाहिए। No, that is not the requirement। If you look at the numbers carefully, our gain coefficient was gamma। If L was the length, gamma means gamma per unit length, गामा पर सेंटीमीटर, गामा पर मीटर, ऐसे कुछ एब्सॉर्प्शन को आपका गेन होगा, जैसे एब्सॉर्प्शन होता है वैसी गेन भी होगा। तो इफ एल इज द गेन लेंथ, in that case the total gain will be given by exponential gamma multiplied by L। If I assume gamma to be much larger smaller than 1, अगर गामा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चाहिए, अगर गामा बहुत छोटा भी है, gamma is much smaller than 1, then I can write this expression as e to the power gamma whole power L। And e to the power gamma, if gamma is less than 1, can be expanded as 1 plus gamma, and then power comes as L। So the amplification factor in such a case then equals to 1 plus gain coefficient, and the power becomes gain length, how much length it has। अब एक एग्जांपल देखिए, अगर गामा 0.1 per centimeter है, if I say 10% of the gain per centimeter, if that is what it is, तो अगर L equal to 10 centimeter लिया जाए, the gain becomes 2.6 and it becomes 117 for length equal to 50 centimeter। What that translates to,
अगर 10 फोटोन जनरेट हुए थे ऐसे मीडियम में जहां पे कि गेन 0.1 है, 1/10 ऑफ नंबर यूनिटी, इन दैट केस 10 फोटोन अगर जनरेट हुए थे स्टिमुलेटेड इमिशन के, तो 10 सेंटीमीटर चलने पर वो 26 हो जाएंगे, मींस दे आर एम्प्लीफाइड इनॉर्मसली। इफ यू गो टू 50 सेंटीमीटर्स दे बिकम 1174। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपका गेन थोड़ा भी है एंड दैट इज लार्जर देन द लॉसेस, one could have a huge number of photons, you know, as an output, even when there are a very few number of photons generated by stimulated emission of radiation. ये बेसिकली गेन कोफिशिएंट दिखाया गया है यहाँ पे बहुत सारे कर्व, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के आसपास में किसी मीडियम में कितना गेन होता है। जैसे एनडीआर के केस में गेन इस तरह का है, टाइटेनियम सफायर के केस में ऐसा, फाइबर के केस में ऐसा, हीलियम नियन में ऐसा, या फिर आप सिंपली जो डाई लेजर्स होते हैं दे हैव अ वेरी ब्रॉड यू नो गेन कोफिशिएंट। हर देखिए ऑल द वे फ्रॉम 520 nanometers to all the way to 700, you can see there's a huge gain for every wavelength. तो ऐसे में क्या होगा, जो डिस्कशन अभी किया, मान लीजिए हमारे पास एक फोटोन जनरेट हुआ, आफ्टर 10% भी अगर गेन था कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा है 10%, कुछ लेंथ 10 सेंटीमीटर जाने पे उसमें 2.6 हो जा रहे थे, मान लीजिए उससे भी कम गेन था, थोड़ी दूर जाने पर दो हुए, एक स्टिमुलेटेड इमिशन से दो हो गए, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन इन्वर्जन। यही रेडिएशन आगे को गए, each one of them are going to stimulate one electron in the higher energy state, so 2 make 4 stimulated emissions, 4 make 8, रिफ्लेक्शन हुआ 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, and that's how it is going to build up inside the cavity. आपका जो हर एक फोटोन था that is going to be double 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 double, and ultimately you are going to have the cavity filled with all these photons or the radiation, the laser radiation. Or laser radiation means the radiations which are of the same frequency, which are traveling in the same direction, which have the same phase synchronization. So that's going to be there. In such a situation, if you have one of the mirrors having at least 2% less, not 100%, 98% reflectivity, the buildup is so much inside the cavity कि आपको एक फाइन बीम लेजर की बाहर निकल के आ जाने वाली है. दैट्स व्हाट वी कॉल एज अ लेजर बीम. वन थिंग टू पॉइंट आउट हियर इज दैट ये जो कैविटी हम बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कैविटी के बीच में ही मटेरियल है. यू कैन सी द मिरर्स आर जस्ट अटैच्ड टू द मीडियम, और कई केसेस में कोई मिरर लगाने की जरूरत नहीं होती. जैसे सेमीकंडक्टर लेजर्स हैं, उस केस में कोई मिरर लगाने की जरूरत नहीं होती. अगर क्लीव्ड एजेस हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो वहां पे और क्या कहते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है. तो वी डोंट हैव टू हैव एनी ऑफ द मिरर्स देयर. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये मिरर्स जो होते हैं वो एक्सटर्नली लगाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल गैस लेजर्स के केसेस में गैस एक ट्यूब में भरी जाती है, और उस ट्यूब में भरने के बाद से मिरर जो है वो आउटसाइड लगाए जाते हैं. दैट्स द सेम केस गोज विद द डाई लेजर्स आल्सो. कुछ और चीजें हैं जिनसे यहाँ पे हेल्प हो जाती है. और ये जो आप कट देख रहे हैं, दिस कट इज कॉल्ड द ब्रूस्टर विंडो. ब्रूस्टर विंडो ऐसा है, आपने ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ा होगा कि जो जो पोलराइजेशन के लिए काम करता है. ब्रूस्टर्स विंडो लगाने का एक फायदा ये रहता है कि आपका जो 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 लॉसेज हैं, रिफ्लेक्शन लॉसेज, दे आर मिनिमाइज्ड, एंड because of the property of this Brewster's law, you get a polarized light traveling back and forth, and you get a polarized output. So the another issue is that आपका जो लेजर आउटपुट आपको मिलता है, जो भी आपका एम्पलीफिकेशन हुआ, गेन था, सारा कुछ हुआ, उसके बाद में you get two kinds of outputs. One is called the continuous wave, जिस केस में आपको एक constant लाइट मिलती है. दूसरा पल्स लेजर्स, वेयर यू गेट द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस. एक पल्स आई, फिर थोड़ी देर के लिए नहीं आई, वो रिपीटिशन रेट जो भी उसका है उतने टाइम में वो अपने आप को रिपीट करेगी. सो यू हैव टू टाइप्स ऑफ लेजर आउटपुट्स. वन इज द कंटिन्यूअस वेव, अदर इज द पल्स्ड आउटपुट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द लेजर स्टार्ट. सारी कहानी ठीक है. We know about stimulated emission, we know about the population inversion. हमने किया पंपिंग करी और लेजर कैविटी थी, रिजनेटर था, उसमें एम्प्लीफिकेशन हुआ और सब जाके बाहर आ गया.
I mean, we got the laser output in the form of pulse laser or in the form of a continuous wave laser. Now, how does the laser start? That's the one question. How does the laser start? Laser waits. लेजर कब स्टार्ट होता है? लेजर के लिए, लेजिंग के लिए या स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि एक फोटोन आए. नाउ इन दिस केस व्हेन देयर इज you have somehow kept pushed the atoms from ground level to the higher level. अब अंदर में कोई बाहर की लाइट तो हम डाल नहीं रहे. लेजिंग कैसे शुरू होगी? ऑफ कोर्स जो भी आपने एटम्स हायर लेवल पे पंप किए हैं, अगर ये टर्म को यूज करें आप, तो जो भी हायर लेवल के एटम्स हैं या इलेक्ट्रॉन्स हैं हायर एनर्जी लेवल पे, जब तक कोई स्टिमुलेटेड कोई इंसिडेंट रेडिएशन नहीं होगा, वो तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ही करेंगे, बिकॉज देयर इज नो रेडिएशन ट्रेवलिंग इन दिस कैविटी. जब कैविटी में कोई रेडिएशन नहीं है, आपने इलेक्ट्रिकली या केमिकली या जो भी मीन्स आपने यूज किए पंपिंग के, आपने एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एनर्जी दी, हायर लेवल पे उनको भेज दिया, अंदर में कोई लाइट नहीं है, उस केस में क्या होगा? स्पॉन्टेनियस एमिशन प्रीडोमिनेट करेगा. पहले जो भी एटम्स ऊपर हैं, आप तो कॉन्स्टेंटली भेजते जा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ की बात करें, आप नंबर एक जो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको आप एनर्जी दे रहे हो, इनको 2 या 3 में भेज रहे हैं. आप मान लो 3 में भेज रहे हैं, भेजते ही जा रहे हैं विद अ कांस्टेंट रेट, आप इनको भेज रहे हैं. वहां से वो क्या करेंगे? ऊपर तो बैठे नहीं रहेंगे, दे विल इमिट स्पॉन्टेनियसली. वो स्पॉन्टेनियसली इमिट करेंगे. वो स्पॉन्टेनियसली इमिट करेंगे तो रेडिएशन जो भी निकलेगा, इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, मतलब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सभी जगह हो जाएगा. लेकिन जिस समय एक फोटोन लेफ्ट टू राइट, मींस लेफ्ट टू राइट का मतलब इन दो जो मिरर्स लगे हैं कैविटी के, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करेगा, ऐसा कोई रेडिएशन अगर आएगा, तो दिस रेडिएशन, दिस स्पॉन्टेनियस emission रेडिएशन विल एक्ट एज ए ट्रिगर, because this has an electromagnetic field associated with it. This will act as a trigger for stimulated emission. और जो भी रिमेनिंग एटम्स हायर एनर्जी लेवल्स पर हैं, उनके लिए ये उनको स्टिमुलेट करेगा. तो इस एक का जो इस मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, दिस विल स्टिमुलेट अनदर रेडिएशन. तो देन एक से दो हो गए, इट रिफ्लेक्ट्स बैक, कमिंग बैक, व्हाटएवर इट फाइंड्स कि ज्यादा एटम्स जहां भी पॉपुलेशन इन्वर्जन है, दे विल स्टिमुलेट अदर्स एंड अदर्स एंड अदर्स एंड अदर्स. तो जो भी पहला स्पॉन्टेनियस इमिशन इस कैविटी के अलोंग ट्रेवल करेगा, या जो आपके कैविटी मिरर्स हैं उनके परपेंडिकुलर ट्रेवल करेगा, इट विल स्टिमुलेट the atoms in the higher energy state. That's where the stimulated emission will trigger, and that trigger will keep on building up until and unless you have a perfect laser beam coming out of the material. Okay, so with this, what I tried to explain today is the basic functioning, how a laser functions. And coming to the components, what are the components? The most essential is your active medium or the lasing medium, which is kept inside a cavity resonator and which has a mechanism to pump electrons from its ground state to the higher energy state. So we need pumping, we need an active medium, we need a cavity, we need a pumping mechanism to have a lasing output. So that's what all about today's class. And what we learned, well, population inversion is essential. Then oscillations start by a spontaneously emitted photon in the direction of cavity, and the cavities help us, to build up the stimulated emission, and like that, whatever we have discussed. And the Brewster's window is used to minimize the reflection losses and obtain polarized light output. So all these small points are the same, which we have already discussed. Okay, thank you for your patience. And now I should stop this recording. Well, my name is Dr. Pramod Singh Doval, and I am from VSST College Kanpur. In today's class, we will
go through the very elementary concepts or elementary things like what is absorption, what is spontaneous emission, stimulated emission, what's population inversion, and what are the resonators, then what is the lasing threshold for a laser, or how the lasers start. All of you know, I'm very sure of it, laser means light amplification by stimulated emission of radiation. And these are the few books which I would like you to consult if you have the option to go through them. Laser Fundamentals and Applications by Ghatak Tyagarajan. And the other one could be The Principles of Lasers by Swinton. Now I'm after or before I start, there is some timeline of the lasers. You know, in the beginning, before lasers, there was something called maser, microwave amplification by stimulated emission of radiation. After their development from 1951 to 1960, the first laser which came into existence was the ruby laser by Melman. And then the same year came the helium laser and many more. काफी सारे और भी lasers आए existence में. I mean the last laser which the most required one was the blue light laser, and that came into existence in 1997. And here are some of the Nobel prizes they were given in the area of laser physics. In that also, the last per se, कौन सा laser आया, the blue light laser was given the Nobel Prize in 2024. And after that, there is one more, which was on the optical phasers and on the ultrasound optical pulse generation using the lasers. Okay, now going to the main topic of our discussion, laser. What I'm trying to do here is that go back from R to L, L-A-S-E-R. So I'm beginning with the R, radiation. We all know that light is an electromagnetic radiation. It has a dual property. If you talk about particle nature, something like this. And if you talk about the wave nature, we have electric and magnetic cross fields perpendicular to the direction of propagation. ये सभी को मालूम है. और बहुत सारे electromagnetic radiations का जो spectrum है, it's very wide. Then getting back to the stimulated emission now. जैसा मैंने पहले भी कहा था, you will find this slides to be very very simple. Absorption basically क्या है? जब भी आप किसी मटेरियल पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, there is any photon falling or the light falling on any material, if there happens to be an energy state such that the energy difference between this ground state and the upper state matches with the incoming radiation energy or frequency, in that case, some of the photons will impart their energy to the atom in the ground state or the electron in the ground state and lead it to the higher state, wherever it is. So absorption के simple process में, as long as the energy difference between these two levels is of the order of the incident radiation energy, the atoms or the electrons will move up to the higher energy state, and we call this process an absorption. Now, what happens to the intensity of absorption or intensity of the radiation when there is an absorption? Suppose I want to measure it. कि मैंने जब light incident करी किसी material पे, किस energy पर, किस frequency पर वो energy absorb हुई, तो उसके लिए let's say मेरे पास एक constant energy का एक source है जिसकी frequency में vary कर सकता हूँ, और एक कोई let's say there some absorbing material, उसके बाद में मेरे पास एक detector है. So what I do here, I keep changing the frequency. I keep my intensity fixed and keep changing the frequency of the radiation which is falling on this absorbing material. ऐसा होने से, whenever there is an absorption, let's say in this particular case, I have chosen the same F12, which happens to be the energy difference between the second level and the first level. इन दो के अगर मान लिया ये जो absorbing material था वो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अगर होल्ड करता है, उस केस में जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा,
Up to certain frequency, there is going to be no absorption. Lekin at this particular energy or this particular frequency F12, there is going to be some absorption. When there is going to be an absorption, we can see that the intensity of the radiation is falling. And the fall is maximum at the frequency F12. And when we detune it means जब frequency F12 से change हो रही है तो absorption कम होगा और after a certain level there will be no absorption. And you know these energy levels which are shown here as a discrete energy levels, all of you know कि ऐसा होता नहीं. There is a certain width associated with these energy levels, and correspondingly you have this kind of a spread in the absorption spectrum. So this is the basic of your absorption. Now, once the atom are in the higher energy state, or the electrons are in the higher energy level, higher states, they will come down. They will come down. One of the easiest process is that they come down by radiating some radiation, what we call as a spontaneous emission. Why spontaneous? Because these come down quickly, depending upon the energy spread and the uncertainty principle. You know, delta E, delta T is of the order of h cross. So depending upon that time of the microseconds or more, slightly less than microseconds, these electrons will come down. और ऐसे जब नीचे आएंगे, तो they may emit, they may not emit. It's not necessary for them to emit all the time. You know, कि ये emit कर भी सकते हैं electromagnetic radiation या light, या नहीं भी कर सकते हैं. तो I'm not talking here about non-radiative transitions. अगर simply radiations की भी बात करें, वो radiations किसी भी directions में हो सकते हैं. So this is the basic characteristics associated with your spontaneous emission, that the higher energy state electrons, they will spontaneously come down by radiating some light in any arbitrary direction. Then there comes the stimulated emission. Now, what's in stimulated emission? Let's assume that the atom is already, by prior radiation, some atom or some electrons are in a higher state. Already मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन आपके higher energy state पर है. Now, it does not have any upper state to go. ऐसा hypothetically मान के चलिए कि इसकी कोई और ऊपर की state नहीं है जहां ये जा सकता है. In such a situation, when such a photon comes in, what does it do? It comes down, or it gets stimulated by this incoming radiation. और ऐसा अगर होता है तो ये follow करता है incident radiations को. You mean to say, what I mean to say here is that when it comes down, it follows the same frequency, and it's in the same phase, and it's in the same direction of the incident radiation. So such a case where your higher energy electron comes to the ground state or the lower energy state by emitting a radiation in synchronization with the radiation which fell on it, we call that as a stimulated emission of radiation. Again, the frequency of that stimulated emission of radiation is going to be the same, E2 minus E1 divided by H. But here, on the contrary to what we saw in case of absorption, if you see what happens to the intensity. For example, again the same set of experimentation or measurement. We have a system here which have some of the atoms in the higher state. If they have some atoms in the higher state, और वही हमारे पास एक सोर्स है जिसकी हमारे पास इंटेंसिटी कांस्टेंट है एट एवरी फ्रीक्वेंसी. तो इफ यू कीप चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, और इस मटेरियल सिस्टम में कहीं पर ऐसा है कि हायर स्टेट पे एटम्स ज्यादा हैं या हायर स्टेट से उनको कहीं और जाने का नहीं है, वो स्टिमुलेट होंगे. ऐसी स्थिति में जब भी हम इनपुट सोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी करेंगे, corresponding to this F12, which corresponds to the energy difference between level 2 and level 1, वहां पर जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी, rather than having that absorption dip, we will have some enhancement in the intensity. We will have some enhancement in the intensity of the incoming radiation, and this is the primary difference between your spontaneous emission and the stimulated emission, that here you have the intensity enhancement in the
incoming radiation, means the incoming radiation is getting enhanced, उसकी intensity बढ़ रही है. Whereas in the case of spontaneous emission, there has to be no incident radiation. अभी आगे भी आएगा. I will show that once again. That in case of absorption and in case of stimulated emission, we have to have some interaction between the incident light and the system which is having the atoms either in the ground state for the case of absorption and in the higher state in the case of stimulated emission. Now, related to this, there are some coefficients which are known as the Einstein's A and B coefficients. So what it says here, I will try to keep the mathematics minimum as much as possible, but there has to be some. So here, what the coefficients are, say if you have the idea of energy radiation density, what we call as UW U omega D omega, that means that is the energy density in between frequency omega and omega plus D omega. In that case, if such kind of a density, radiation density falls on an atom which has electron in the ground state, E1 state, and it is absorbed and goes to the E2, then the rate of transition from 1 to 2, the number of atoms which are absorbing the radiation per unit time, per unit volume, and going from E1 to E2 are given by gamma 12, or you can write here dN1 upon dt also is equal to B12. That means that's the coefficient. It's a constant of proportionality, which we call as the Einstein's B coefficients. And UW is the energy density. N1 are the number of atoms which are in the ground state. So this is what totally the absorption that takes place. Now, once they are up in the N2 state or energy E2 state, there could be two kind of transitions. One could be the spontaneous one, other could be the stimulated one. Again, as I said earlier, in case of stimulated emission, जब भी स्टिमुलेटेड इमिशन होगा तब आपका इंसिडेंट रेडिएशन इंटरेक्ट करेगा इस एटम से जो कि हायर एनर्जी स्टेट पर है. उस केस में स्टिमुलेटेड इमिशंस का जो रेट ऑफ नंबर ऑफ एटम्स गोइंग वाया दिस स्टिमुलेटेड इमिशन will be given by again B21, that is again the B coefficient, incident radiation energy density, and then number of atoms which are there in this level E2 or number of atoms or electrons in a higher state N2. As I said, compared to that, when we talk about stimulated emission, spontaneous emission में किसी इंसिडेंट रेडिएशन यहाँ पे दिखाया है, लेकिन इसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्पॉन्टेनियस इमिशन के केस में कोई भी इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है. जो भी एटम हायर एनर्जी स्टेट्स पर है, इट कैन रेडिएट रेडिएटिवली और नॉन रेडिएटिवली. रेडिएशन भी हो सकता है ट्रांजिशन, और नॉन रेडिएटिव भी हो सकता है. उस केस में कोई इंसिडेंट रेडिएशन की कोई जरूरत नहीं है. तो उस केस में स्पॉन्टेनियस इमिशन का जो रेट है दैट इज गिवन बाय A21 N2. Again, N2 are the number of atoms which are in the higher state. So we have basically three phenomena. One is absorption, which involves incident radiation. Then we have second phenomena, which is called stimulated emission. That also involves incident radiation, because without the incident radiation, there cannot be any stimulated emission. Third one is the spontaneous emission, which doesn't require any incoming radiation for an atom or electron to come down from level N2 to N, or E2 to E. So in thermal equilibrium, this one should be equal to 2 plus 3. So dN1 upon dt should be equal to dN2 upon dt plus dN2 upon dt. One is stimulated, other one is the spontaneous. Writing those numbers here, this is how the equation goes. The number of atoms going through absorption process are equal to the number of atoms coming down by spontaneous emission plus the stimulated emission. And from this equation, we can find out that the UW can be given like in terms of A coefficients and B coefficients and the number of atoms in the ground state as well as in the higher state N2. Here, we all know that the Boltzmann statistical law says N1 upon N2 could be given by exponential h cross omega upon kt. That's very common. Therefore, this upper equation can be rewritten in terms of this exponential factor A21 divided by B12 exponential factor minus B21.
But if you compare this energy density with the Planck's radiation law, we find that UW is given like this. Whereas from this steady state equation of absorption and other transitions, we found this is given like this. So if we compare इन दोनों की अगर कंपैरिजन करी जाए तो पहली चीज तो समझ में आती है कि B12 इज हैज टू बी इक्वल टू B21 दैट इज तभी हमको ये एक्सप्रेशन मिल पाएगा. So the first Sir, inference here is that B12 is equal to B21, and that's the B, the Einstein P coefficient. Second, this division, if they both are same, the division of B divided by A or A divided by B can be given as S cross omega cube and 0 cube I square C. Please mute yourself. Okay. So from these two expressions, where we have the value of A upon B known, we can simply say that at thermal स्लाइड equilibrium, चेंज कर दीजिए. what is going to be the ratio of number of spontaneous to stimulated emissions? That's given by again R, spontaneous upon stimulated. So the value comes here, H cross omega minus KT upon KT minus 1. Please mute yourself. I need to. सर प्लीज स्लाइड चेंज कर दीजिए. स्लाइड चेंज हो रही है यहाँ पे. आपके मेरे को लगता है नेटवर्क में इशू कोई है. आप प्लीज अपने को पहले म्यूट कर दीजिए. स्लाइड चेंज हो रही है. सर किसी के में नहीं हो रही है. स्लाइड शो हो किसी रही की है नहीं हो रही है. सर अभी किसी से. के Sir, नेटवर्क स्लाइड नहीं चेंज हो Okay, रही है. let check it again. How come? No. Make sure that प्रणव जी अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज. आप लोग प्लीज फिर से ज्वाइन करिएगा. आई नीड टू रिबूट आई गेस बिकॉज दिस इज नॉट लेटिंग द स्क्रीन कम ऑन. ओके सर. ओके सर.
चलिए सर। हेलो, ये सर। ये सेम लिंक से ज्वाइन करना है क्या? अभी तो सभी लोग ज्वाइन ही है भाई। क्या अभी दिख पा रही है स्लाइड आपको? ये सर दिखाई दे रही है। आ गया सर। ठीक है। चेंज हो रही? आप दिख रहे मूवमेंट, आप दिख हाँ रहे मूवमेंट, मूवमेंट भी हो रहा है सर। थैंक गॉड, पता नहीं क्या ऐसा हुआ, आई केप्ट ऑन चेंजिंग बट एनीवे। आप चेंज हो रहे उस समय बिल्कुल फर्स्ट लगी थी सर, उसके बाद कोई चेंज ही नहीं पता हुई। नहीं ऐसा हुआ क्या है, मैं तो ऑलमोस्ट यू नो आई आई चेंज ऑलमोस्ट 20। यस यस सर। ऐसा है, लेट मी गो टू द रिकॉर्डिंग मोड अगेन, फिर मैं स्लाइड लगाता हूँ यस सर। और